वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आपको पता है आज 13 अक्टूबर है, तो एसटेट का एग्ज़ाम नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक हो जाता है। 10 तारीख तक रेयर चांस होते हैं कि 10 के बाद पेपर होता है, लेकिन 10 से पहले पेपर हो जाता है। तो आपके पास में ना टाइम थोड़ा कम है, तो आपको कंटिन्यूस है वो तैयारी करनी है। मैंने पहले भी अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी है स्टैट की, तो आप वहाँ पे जाके चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग अलग सब्जेक्ट की, बायोलॉजी की अलग है, फिजिक्स की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ में मैं आपको अभी 2025 के लिए प्रिपेयर करा रही हूँ, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्लास 9th का चैप्टर शुरू कर रखा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसमें हमें पढ़ना था बोर मॉडल ऑफ एटम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियो रेगुलर तो आ ही नहीं रही है ना। तो भाई वीडियो रेगुलर ना आने का कारण क्या है? कारण है कि भाई जैसे मैं आप लोगों को जो कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ, ठीक है, एक तो बहुत मेहनत से सिलेक्ट करके बनाती हूँ। आप इसमें भी देख लो, मैंने बीच में, ये तो सिर्फ एनसीईआरटी है, बीच में देखो आपको हिंदी मीडियम भी नज़र आ रहा होगा, तो ये हिंदी मीडियम की मेरे पास बुक है। तो जहाँ से जो मुझे इम्पोर्टेंट कंटेंट लगता है ना, वो मैं आपके लिए उठा कर लाती हूँ, ठीक है। अब फिर जब आप लोग वीडियो देखते हो तो ना तो लाइक करते हो ना शेयर, तो इस तरह से मोटिवेशन मिलता ही नहीं है कि मैं आगे फर्दर वीडियो बनाऊँ, है ना। लेकिन फिर सोचती हूँ कि चल कोई नहीं, कि मेरा स्टेट का एग्ज़ाम क्लियर है ना, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो हो सकता है कि क्या पता मेरी वजह से किसी के लग जाए गवर्नमेंट जॉब। तो इस वजह से सोच कर फिर मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को खुद ही मोटिवेट करती हूँ, है ना। और शायद किसी बच्चे ने कमेंट में डाल भी रखा था कि मैम को सपोर्ट करे, लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो चलो कोई बात नहीं, मुझे तो अपना सिलेबस करवाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर मॉडल ऑफ एटम, देखो 1911 में ना रदरफोर्ड का मॉडल आया था, तो रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि वो ये नहीं बता पाया था कि क्यों इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड तो वो एनर्जी रिलीज क्यों नहीं करता, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है वो एक शेल के अंदर हो सकते हैं, तो ये नहीं बता पाया था। इसलिए 1911 में रदरफोर्ड के मॉडल को रिजेक्शन मिला था। फिर जस्ट इसके 2 साल बाद क्या आया? बोर मॉडल ऑफ एटम। नील्स बोर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिर क्या किया, इस मॉडल में कुछ मॉडिफिकेशन किया, और तब से इस मॉडल को नाम दिया गया नील्स बोर मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि नील्स बोर ने इसको दिया था। तो उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया था। तो क्या मॉडिफिकेशन किया था? देखो इतनी बात तो देखो रदरफोर्ड ने भी बोल दी थी कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं। बस इन्होंने क्या बोला था कि बोर मॉडल ने, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में, और जिस सर्कुलर पाथ में वो मूव करते हैं ना वो कैसा होता है? फिक्स। और उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया? ऑर्बिट, ठीक है, या फिर शेल नाम दे दिया, फिर स्टेशनरी स्टेट दे दिया, फिर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो बस इन्होंने इतना कहा था। उसके अलावा और इसने क्या कहा था? इसकी सेकंड पोस्टुलेट क्या थी कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने उस फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है ना, तो उस दौरान क्या होता है? उसकी एनर्जी फिक्स होती है, ठीक है। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और ये सेल है ना, ये फिक्स पाथ है जिसको हमने सेल नाम दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन है और ये इसमें रोटेट कर रहा है, तो जब तक ये इसमें रिवॉल्व करेगा ना उस दौरान इसकी एनर्जी फिक्स रहेगी, अपनी एनर्जी को निकालेगा नहीं। इसकी एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर है वो एज इट इज़ बनी रहेगी। इसलिए इन स्टेट्स को नाम दिया जाता है स्टेशनरी स्टेट्स, है ना, ठीक है। इसलिए इसको नाम दिया जाता है स्टेशनरी स्टेट, ठीक है। थर्ड इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, तो कुछ सेल्स होती हैं, उन सेल के क्या होते हैं? कुछ नाम होते हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर n इक्वल टू फर्स्ट है तो उसके लिए शेल होगी के शेल, अगर सेकंड है तो उसके लिए एल सेल, थर्ड होगी तो एम सेल, और फोर्थ होगी तो एन सेल, ठीक है। अब देखो ये न्यूक्लियस है तो ये फर्स्ट सेल है, इसको के बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? एन सेल, ठीक है। आगे इन्होंने क्या बोला था? आगे बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन होता है, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी ओरिजिनल स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन जब इस ओरिजिनल स्टेट में रहेगा तब तो वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वो अपने हायर ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर होता जाता है शेल की एनर्जी बढ़ती जाती है। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने इस ओरिजिनल सेल से इस हायर ऑर्बिट में जाना चाहेगा, तो पहले क्या करेगा? उसको इस गैप के बराबर स्टेमिना लेना पड़ेगा। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन लो लेवल से हाई लेवल में जाएगा तो वो एनर्जी को गेन करता है। अब यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि भाई आप अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके देखो,
आप जब किसी दूसरे के घर में जाते हो तो आप कंफर्ट जोन में नहीं रहते, लेकिन आप अपने खुद के घर में रहते हो तो आप कंफर्ट जोन में रहते हो, है ना। तो यहाँ पे वो कंफर्ट जोन में नहीं है, वो अनस्टेबल है, तो वो क्या करेगा, वापस अपने इसी स्टेट में आना चाहेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर उसको क्या है, फ्रीडम है। तो वो क्या करेगा, इस गैप के बराबर जो एनर्जी इसने ली थी ना, उस एनर्जी को ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन लो से हाई लेवल में जाता है तो एनर्जी लेता है, जब हाई से लो में आता है तो एनर्जी को निकालता है। ठीक है, ये तो थी इसकी पोस्टुलेट। ठीक है, उसके बाद फिर आता है बोर एंड बरी स्कीम। क्या कहता है, बोर एंड बरी स्कीम ने बताया था इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट। ठीक है, डिफरेंट सेल, अभी हमने डिफरेंट सेल तो पढ़ी ली, कौन कौन सी, के शेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। तो कैसे इलेक्ट्रॉन इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्या इनके फॉर्मूला होते हैं, वो आपको इसमें पढ़ना है, जो कि बोर एंड बरी ने बताया था, इसलिए इसको बोर एंड बरी स्कीम बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बोला था इन्होंने, फर्स्ट रूल क्या था कि कोई भी एक शेल होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसका पता लगाने एक फॉर्मूला अप्लाई होता है 2n², यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में वो होते हैं 2n²। ठीक है, अगर आपसे बोले कि के शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आपको पता है, अभी मैंने बताया कि के शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 1। अब मैंने बोला कि बेटा के शेल में बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आपको पता है 2n² फॉर्मूला होता है, एन की वैल्यू 1 रख दो तो कितना आ जाएगा, 2, यानी के में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। एल सेल में अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो एन इक्वल टू क्या है, 2। ये क्वेश्चन है ना, पूछा जा चुका है 2n² वाला, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अब एल के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 2, तो 2n², एन की वैल्यू क्या है, 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 इंटू 2 क्या होगा, 8, यानी एल में मैक्सिमम कितने होंगे, 8। एम में आप निकाल सकते हो, एम के लिए एन की वैल्यू 3 होती है, तो 2n², एन की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, और एन में कितना होगा, एन में हो जाएंगे 32। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना। उसके बाद सेकंड इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होगा ना, ठीक है भाई, ये शेल है, शेल में भी कुछ ऑर्बिट्स अलग होते हैं अंदर ऑर्बिट। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कितने रहेंगे, 8। ठीक है, 8 होंगे, 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने लास्ट में क्या बताया था, लास्ट जो इन्होंने बताई थी अपनी स्कीम के अंदर कि इलेक्ट्रॉन की जब भी फिलिंग होगी तो पहले अंदर वाली सेल फिल होगी, फिर क्या होगी, बाहर वाली। जैसे मान लो के एल एम एन ये सीक्वेंस है, तो जब तक आप के शेल को कंप्लीट फिल नहीं कर देते ना, तब तक आप एल में नहीं जाओगे। ठीक है, यानी पहले आपको एल अंदर वाली फिल करनी होगी, फिर जाके आपको बाहर वाली है वो फिल करनी पड़ेगी। तो यही हमारी बोर बरी स्कीम। ठीक है, उसके बाद फिर आता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी होती है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ना, वो ही वैलेंसी बताते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहाँ पे हम कैसे पता करेंगे वैलेंसी किस एटम की कितनी है। अब आपसे वैलेंसी पूछा जाता है ना, तो देखो सबसे पहले हमें पता है पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट नंबर पर हमारा एटम आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, अब जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। अब हमें पता है के शेल आती है, फिर एल आती है, फिर एम आती है, फिर एन आती है। ठीक है, तो के में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, लेकिन इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इसमें भर गया, तो इसके लिए यही आउटर मोस्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1, यानी हाइड्रोजन मैक्सिमम एक ही बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद फिर आते हैं हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, तो के शेल हो गई, एल सेल हो गई, एम सेल हो गई, एन शेल हो गई। तो हीलियम के लिए के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अब हीलियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 0। क्यों 0 क्यों हुई भाई वैलेंसी, क्योंकि भाई के शेल में देखो स्टेबल होने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें 2 ही है, तो जब ये स्टेबल हो ही गया तो ये क्यों ही किसी के साथ पार्टनरशिप करेगा, नहीं करेगा ना, तो इसका मतलब 0। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है हमारा लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है, 3 एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। अब चलो शेल पे, के शेल, एल सेल, एम सेल, एल सेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3,
जबकि हमने तो अभी पढ़ा है, बोरबरी स्कीम में बताया था कि K तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 2 से ज़्यादा उसकी रखने की हैसियत नहीं है। तो बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, L सेल में। ठीक है, हो गई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर दिए हमने, 3, 3 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। लास्ट सेल कौन सी हो गई इसके लिए, L सेल, यानी आउटर मोस्ट सेल क्या हो गई, L, तो इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक ही है और आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही वैलेंसी होगी, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। ठीक है, इसी तरह से फिर हम निकालेंगे बेरिलियम की। बेरिलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 4, तो 4 अगर है तो 4 ही क्या हो जाएंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, तो K शेल, K में मैक्सिमम कितने चले जाते हैं, 2, अब बचे 2, तो L में कितने चले जाएंगे, 2। ठीक है, इसलिए अब देखो आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए, 2, जबकि हमने बोरबरी में पढ़ा है कि L मैक्सिमम कितने रख सकता है, 8। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या है, 2, यानी अब ये स्टेबल नहीं है, तो ये वैलेंसी कितनी बनाएगा, 2। इसी तरह से आप डिफरेंट एटॉमिक नंबर की निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैंने बोला कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब K शेल में मैक्सिमम कितने चले गए, 2, K में 2 आ गए, बचे कितने, 6 में से 2 यहाँ फिल कर दिए, 4 बचे, तो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, L में, क्योंकि L तो मैक्सिमम 8 रख सकता है, तो अभी हम 4 इसमें फिल कर सकते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। ठीक है, अब मैंने बोला नाइट्रोजन की बताओ वैलेंसी कितनी होगी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, K में कितने गए, 2, बचे कितने, 5, L में कितने गए, 5, यानी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब आप तुरंत कहोगे कि वैलेंसी इसकी हो गई 5। ठीक है, वैलेंसी इसकी कितनी हो गई, 5। अब आप कहोगे 5, बट 5 इसकी वैलेंसी नहीं है। जब भी इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में 5 या 5 से ज़्यादा है तो वैलेंसी कैसे निकालोगे, 8 में से सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा वैलेंसी शो नहीं कर सकता, तो हम 8 में से घटा देंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी, 3। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, 3 से ज़्यादा ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। दूसरा, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई 3, देखो K में गए 2, L में कितने आ गए, 5, क्योंकि टोटल इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब आपको पता है L में मैक्सिमम स्टेबल होने के लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, यानी L में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल होना चाहता है तो L सेल में स्टेबल होने के लिए 8 होने चाहिए, लेकिन इसके पास तो 5 है, यानी 3 इसके पास अगर हो जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये 3 की शेयरिंग करेगा, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 3। इसी तरह से मानो मैंने बोला कि ऑक्सीजन की निकालो, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 एटॉमिक नंबर है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो K शेल में गए 2, बचे कितने, 8 में से 2 यहाँ आ गए, 6 बचे, 6 किस में चले जाएंगे, L में। ठीक है, अब यहाँ पे वैलेंसी बताओ, तो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 5 या 5 से ज़्यादा है तो वैलेंसी हमेशा 8 में से घटा कर निकालोगे, तो 8 में से 6 घटा दो, है ना, क्योंकि बोरबरी स्कीम में हमने क्या पढ़ा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में स्टेबल होने के लिए 8 होनी चाहिए, तो 8 में से 6 घटा दो, 2। दूसरा, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि L में स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट इसमें तो 6 हैं, यानी 2 अभी इसको चाहिए, तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन होगा ये 2 की शेयरिंग और करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, 2। तो इस तरह से आप डिफरेंट एटॉमिक नंबर लीजिए और उसकी वैलेंसी निकालिए। ठीक है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा वैलेंसी निकालने का तरीका। अगर फिर भी आपको नहीं आती है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंट यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, है ना, आप एक बार इनकी वैलेंसी निकालना। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वैलेंसी। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, कल हम इस चैप्टर को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, तो कल ये लास्ट क्लास रहेगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, उसके बाद हम क्लास 10 की केमिस्ट्री वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।